नमस्कार साथियों, वंदे मातरम। मैं राकेश चौहान एक बार फिर आपके लिए एनवीरा एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की ओर से जनरल साइंस का अगला पार्ट लेके आया हूं और आपको बताना चाहूँगा कि जल्द ही एनवीरा एजुकेशन की ऑनलाइन टीम है जो आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए क्रैश कोर्स जो पिछले पेपरों में आए हुए क्वेश्चन उनका सॉल्यूशन यानी मॉडल पेपर के आधार पे क्वेश्चन बैंक लेके आ रहा है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। तो मैं आज लेके आया हूँ पार्ट 4 प्रकाश का। हमारे लाइट चल रहा था जो आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है। आप कोई भी एग्जाम उठा के देख लो, इस टॉपिक से संबंधित आपको 2 या 3 क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। तो मैं बात कर रहा हूँ, हमने पिछले पार्ट में क्या पढ़ा था कि दर्पण क्या होता है और समतल दर्पण क्या होता है। फिर हमने पढ़ा था गोलीय दर्पण का सामान्य परिचय। गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉन्केव मिरर। और उत्तल दर्पण को हमने कहा था अपसारी यानी किरणों को फैलाना, और अवतल दर्पण का कार्य होता है किरणों को इकट्ठा करना यानी सिकोड़ना, इसीलिए उसे कहा था अभिसारी दर्पण। लेकिन हम जब लेंस पढ़ेंगे तो बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, थोड़ा ध्यान रखिएगा। जिसे हम अपसारी दर्पण कहते हैं वो उस लेंस में उल्टा हो जाएगा, लेकिन अपसारी यानी उत्तल दर्पण और अभिसारी यानी अवतल दर्पण, ये थोड़ा ध्यान रखना। आज हम पढ़ेंगे दर्पण के उपयोग और फिर आगे हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण की प्रतिबिंब की स्थितियां, जो रेलवे एग्जाम में तो एक क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाएगा। मैं बात करूं दर्पण के उपयोग की तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है फैक्ट के रूप में कि जो वाहनों के अग्रदीप यानी हेडलाइन में कौन सा दर्पण होता है, कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो मैं बात करूं, कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण है उनके माध्यम से हम समझेंगे कि दर्पण के उपयोग कहाँ कहाँ किए जा सकते हैं। तो पहला है चेहरा देखने के लिए। जैसे ये एग्जाम्पल आपको अपने घरों में देखने को मिलता होगा, जब आप चेहरा देखते हो जो दर्पण होता है वो एक किस प्रकार का दर्पण होता है। तो आप दर्पण के पीछे देखना एजी का लेपन या निकल का लेपन आपको मिलेगा। तो वहाँ एक होता है प्लेन मिरर, क्या होता है, समतल दर्पण। कौन सा दर्पण होता है बच्चों, समतल दर्पण, यानी सामान्य चेहरा देखने के लिए हम दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं वो वाला। लेकिन ये जस्ट दूसरा पॉइंट है, बिल्कुल उल्टा है, ध्यान रखना। तो जो शेविंग दर्पण यानी आप जब नाई के दुकान पे जाते हो तो वो वाले कांच थोड़े अलग होते हैं। मैं चेहरे को देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो वहाँ पे होता है जो होता है अवतल दर्पण। ये क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों, ध्यान रखना। साधारण चेहरा यानी हमारे जो घरेलू कांच है, थोड़ा घरेलू दर्पण थोड़ा अलग है, और वो शेविंग दर्पण लगा होता है वो थोड़ा अलग है। यानी बड़ा, चेहरे को बड़ा देखने के लिए यहाँ आ सकता है के लिए, बड़ा देखने के लिए, बड़ा देखने के लिए, चेहरे को बड़ा देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तीसरा क्या है कि जो बड़े बड़े शोरूम है उसमें अधिक क्षेत्र की वस्तुओं को देखने के लिए, आप बड़े शोरूम में जाओगे तो बहुत सारा क्षेत्र होता है वहाँ पे, और छोटी छोटी वस्तुओं को देखने के लिए अगर किस दर्पण का उपयोग किया जाता है तो वहाँ पे वो होता है उत्तल दर्पण, यानी किरणों को फैला देता है जिससे पूरी वस्तुएं दिखाई देने लगती है। उत्तल दर्पण का कार्य जिसे हम अपसारी दर्पण भी कहते हैं, ध्यान देना, जरूरी नहीं ऑप्शन में ये आए, वहाँ पे आ सकता है अपसारी। अपसारी दर्पण हमने अंग्रेजी में डाइवर्जेंस बोला था, यानी किरणों को फैलाने का कार्य करता है, किरणों को क्या करना, फैलाना। तो जहाँ पे बड़े बड़े शोरूम होते हैं वहाँ अधिक क्षेत्र में छोटी छोटी वस्तुओं को देखने के लिए आप किस दर्पण का उपयोग पाओगे वहाँ पे, तो वहाँ जो लगा होता है उसमें उत्तल दर्पण लगा होता है। कौन सा दर्पण लगा होता है, उत्तल दर्पण। वाहनों के साइड मिरर, जो गाड़ियां में साइड वाले कांच लगे होते हैं, उसमें कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है, ये खास तौर से पूछा जाता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट लगाना, और शेविंग वाला भी इंपॉर्टेंट लगाना। तो अभी हमने पढ़ा इससे जस्ट ऊपर वाले में कि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण और किरणों को क्या करता है, फैलाने का कार्य करता है। तो वाहनों में साइड वाला कांच जो पूरा पीछे का क्षेत्र कवर करता है, इसीलिए उसमें कौन सा दर्पण लगाया जाता है, उत्तल दर्पण। तो ये पूछा जाता है, उतरना, ऐसे याद रखना, उतरना, वाहन से क्या करोगे आप, उतरना, यानी उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण। या साइड वाला कांच कौन सा लगा होता है, साइड वाला मिरर, सॉरी, कांच के ऊपर अगर लेपन किया जाए सिल्वर का तो मिरर बन जाता है। जो टेबल लैंप, ये भी इंपॉर्टेंट है और नीचे वाला भी बेहद इंपॉर्टेंट है। टेबल लैंपों में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करोगे।
तो हमें टेबल लैंप में क्या है, जैसे ये आपका रूम है, एग्जाम्पल के माध्यम से याद रखोगे तो नहीं भूलोगे। जैसे यहां लगा होता है बल्ब, अगर ये चालू करेंगे तो पूरी जगह रोशनी हो जाती है, लेकिन हमें चाहिए केवल एक स्थान पे, यहाँ हमारी टेबल लगी हुई है और इसके ऊपर लगा हुआ है लैंप। तो इसका कार्य केवल इसी क्षेत्र में लाइट देना, इसी क्षेत्र में प्रकाश देना होता है, और हम पढ़ रहे हैं प्रकाश, इसी क्षेत्र में प्रकाश देना, यानी अवतल दर्पण किरणों को एक ही स्थान पे सिकुड़ना या एक ही स्थान पे इकट्ठा करने का कार्य, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, अभिसारी। क्या कहा जाता है, अभिसारी। तो आ गया समझ में, टेबल लाइट यानी एक ही जगह फोकस करना, यानी जहाँ पे हमारी टेबल है, हमें पढ़ाई करनी है, उसी क्षेत्र में टेबल लाइट उसको प्रकाश को फैलाती है। तो वहाँ पे कौन सा दर्पण होता है, तो आपका आंसर होना चाहिए अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। और ये जो 5 है उपयोग है बेहद इंपॉर्टेंट है, 1 या 2 आपको कोई भी एग्जाम में मिल जाएंगे, ध्यान रखना। तो सड़क लैंप या स्ट्रीट लाइट बोला जाता है, बाजारों में, गलियों में जो सड़कों पे जो लाइटें लगी होती है, उसमें कौन सा दर्पण का उपयोग होता है। तो सड़कों पे लाइटों का कार्य होता है एक जगह लाइट देना नहीं होता है, पूरी लाइट को फैलाना होता है। क्या होता है, फैलाना। और फैलाने का कार्य कौन सा दर्पण का है, जिसे आप बोल सकते हो अपसारी दर्पण। क्या बोल सकते हो, अपसारी दर्पण। तो पता चला, कुछ समझ में आया। अपसारी का अर्थ है किरणों को फैलाना। तो सड़क लाइट ऐसे तो है नहीं, एक ही जगह फोकस करना, जितना हो सके चारों ओर प्रकाश को फैलाना। तो बात करूं वाहनों की हेडलाइट, अगर ये ऊपर वाला समझ में आए तो नीचे वाला बहुत ही इजी हो जाएगा कि सड़क वाहनों की हेडलाइट हिंदी में बोला जाता है अग्रदीप, यानी जो आगे लाइट लगाई जाती है, अग्र यानी आगे, दीप मतलब लाइट ले सकते हो आप। तो उसमें किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। कभी ऐसा हुआ कि आपने जो वाहन के आगे लाइट है वो सड़क के अलावा साइड में लगे हुए जो भी है उन्हें उपकरणों को देख पाती है। जैसे ही लाइट ऑन करेंगे सीधी स्ट्रेट सड़क पे ही केवल लाइट होगी, साइड वाले वृक्ष वगैरह आपको नहीं दिखाई देंगे। यानी अवतल दर्पण होता है केवल एक ही किरणों को एक ही स्थान पे इकट्ठा करना, केवल स्ट्रेट में केवल सड़क पे सीधा ही दिखाई देगा, उसके साइड में नहीं दिखाई देगा। ध्यान रखना, साइड में दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ पे कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण। कौन से दर्पण का, अवतल दर्पण का। और अगला बेहद इंपॉर्टेंट है, सोलर कुकर में अगर जो सोलर से रिलेटेड कुछ भी हो, सोलर कुकर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का। किसका, अवतल दर्पण का। क्यों किया जाता है, क्योंकि सोलर में क्या किया जाता है, सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करके उसको एनर्जी में कन्वर्ट या विद्युत में कन्वर्ट किया जाता है। तो वहां पे केवल प्रकाश को एक ही जगह लिया जाता है, इसीलिए इसका अर्थ होता है अभिसारी यानी इकट्ठा करना। लास्ट है जो सर्च व टॉर्च लाइट। सर्च यानी किसी को खोजने वाली लाइट, अंधेरे में कुछ चीज गुम हो जाए। और टॉर्च लाइट में यानी मैं आपकी और फोकस लाइट करूंगा तो इधर वाली वस्तु मेरे को दिखाई नहीं देगी। तो यानी इसमें भी कौन से दर्पण का उपयोग होता है, अवतल दर्पण का। कौन से उपयोग होता है, अवतल दर्पण का। और आखिरी उपयोग इंपॉर्टेंट है, ENT का अर्थ हुआ ई यानी ईयर, N यानी नोज, T यानी टीथ। जो आंख से संबंधित, नाक से संबंधित और दांत से संबंधित कुछ भी इलाज करना हो तो उसमें जो डॉक्टर द्वारा कौन से दर्पण का उपयोग लिया जाता है, अवतल दर्पण का। क्योंकि केवल एक विशेष प्रकार, जैसे कान में कुछ प्रॉब्लम है तो केवल प्रकाश उसी के ऊपर पड़ेगा, यानी अवतल का अर्थ फिर से यहाँ पे अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। तो इस प्रकार हमने दर्पणों के कुछ महत्वपूर्ण उपयोग जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट थे उन सबको पढ़ लिया। और अब हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण की स्थितियां। तो हमने दर्पणों के उपयोग पढ़ लिए, अब अवतल और उत्तल दर्पण की स्थितियों के बारे में पढ़ेंगे। उससे पढ़ने से पहले कुछ नियम आपको मैं बता रहा हूं, उस पर थोड़ा ध्यान देना, जिससे आप प्रतिबिंब की स्थिति से संबंधित एक क्वेश्चन 101% पूछा जाता है। आप पेपर उठा के देखना, स्टूडेंट कंफ्यूजिंग हो जाता है जब वस्तु अनंत पे हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र पे हो, अनंत और सी के मध्य हो,
फोकस बिंदु पर हो या ध्रुव और फोकस बिंदु के मध्य हो, तब स्थिति कैसी बनती है। अगर आप इसको डिटेल से पढ़ोगे तो एग्जाम में 1 मिनट जरूर लगेगा, लेकिन आपके आंसर सही आएगा। 30 सेकंड लगेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन आपको नंबर दे के जाएगा 1 नंबर पूरा। और आप जानते हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 1 नंबर कितने मायने रखता है। तो मैं बात करूं अवतल दर्पण की, सबसे पहले किसकी बात करूं, अवतल दर्पण की। और उससे पहले मैं आपको 3 नियम बताने जा रहा हूं। 3 नियम क्या है कि जो मुख्य अक्ष है उसके समांतर आने वाली प्रकाश की किरण, ध्यान से सुनना, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण हमेशा मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। यानी नियम भी पूछ सकते हैं कि कौन सा नियम असत्य है, तो ये नियम याद रखने हैं दर्पण से संबंधित, जो आपको हेल्प करेंगे स्थितियों में। दर्पण से संबंधित क्या क्या है ध्यान देना। पहला यह है कि मुख्य अक्ष के समांतर, पहला यह है कि मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण, आने वाली प्रकाश की किरण मुख्य फोकस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती है। यानी जो कोई भी किरण मुख्य अक्ष, पिछले वीडियो में जाके जरूर देखें क्या होता है, फोकस बिंदु क्या होता है, मुख्य अक्ष क्या होता है। अगर उसके समांतर कोई भी किरण आएगी परावर्तन के बाद, और एक एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि परावर्तन की घटना कौन दर्शाते हैं, लेंस या दर्पण, तो आपका आंसर होना चाहिए दर्पण है जो परावर्तन की घटनाओं को दर्शाते हैं। यानी पहला नियम ये हो गया कि अगर कोई भी किरण है मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, ये मैं ले रहा हूं अवतल दर्पण जो बाहर से किया हुआ होता है पॉलिश, और आपको बताया था यहाँ होता है ध्रुव, यहाँ होता है मुख्य फोकस, और यहाँ होता है वक्रता केंद्र, और ये वक्रता त्रिज्या, और ये फोकस दूरी। तो मुख्य अक्ष ये हो गया हमारा अनंत से आने वाला, ध्रुव से मिलने वाला मुख्य अक्ष, और इसके समांतर ये हो गया, इसके समांतर ये हो गई मुख्य प्रकाश की कोई भी किरण। तो परावर्तन की घटना के बाद हमेशा कहाँ से जाती हुई प्रतीत होगी, मुख्य फोकस से। ये है हमारा पहला नियम। नियम याद रखोगे तभी आगे प्रतिबिंब की स्थितियां बना पाओगे। मैं दूसरा नियम ये बता रहा हूं, अगर कोई भी प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र पर आपतित हो गई तो वो वापस उसी मार्ग में लौट जाएगी। यानी दूसरा नियम ये है, कोई प्रकाश की किरण यदि वक्रता केंद्र C पर आपतित होती है तो पुनः उसी मार्ग में लौट जाती है, उसी मार्ग में लौट जाती है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? कोई भी अगर प्रकाश की किरण देख लेना, जैसे ये अवतल दर्पण है, ये बाहर से पॉलिश किया हुआ, ये हमारा ध्रुव, ये हमारा मुख्य फोकस बिंदु, ये हमारी वक्रता केंद्र, हमारा वक्रता केंद्र। अब मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो F से जाएगी, लेकिन ये दूसरा नियम ये कह रहा है यदि कोई भी प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र C पर आपतित हो, जैसे यहाँ पे कोई वस्तु है और वक्रता केंद्र C पर, यहाँ पे थोड़ा दूर ले लेता हूँ, यहाँ वस्तु है कोई C पर आपतित होगी, C पर आपतित हुई तो वापस उसी मार्ग में लौट जाएगी। ये भी नियम याद रखना। इसी नियम के आगे हम प्रतिबिंब की स्थितियां बना पाएंगे कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो ये नियम याद रखना। 4 नियम है, ऑप्शन में पूछा जा सकता है कि कौन सा असत्य कथन है, तो ये 2 सत्य कथन है। तीसरा कथन क्या कह रहा है, अगर कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस बिंदु, ये इंपॉर्टेंट है, मुख्य
फोकस बिंदु, मुख्य फोकस बिंदु पर आपतित होती है तो परावर्तन के बाद, और दर्पण में कौन सी घटना होती है? परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है या परावर्तित हो जाती है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपको लैंग्वेज लग रही है, लेकिन चारों के चारों कथन पूछने लायक है कि कौन सा कथन असत्य है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, नियम है दर्पण से संबंधित। तो क्या है कि जब भी कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस बिंदु, जैसे ये हमारा कोई दर्पण है, ये हमारा मुख्य अक्ष, ये कोई ध्रुव और ये फोकस केंद्र और वक्रता केंद्र, कोई भी प्रकाश की किरण ये हमारी वस्तु है, अगर मुख्य फोकस पर आपतित हो गई, मुख्य फोकस बिंदु पर आपतित हो गई, तो वो वापस परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर लौट जाती है। यह है तीसरा और चौथा और आखिरी और इम्पोर्टेंट। 4 कथन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये आपको समझ में आ गए तो आगे की स्थितियां आसानी से समझ में आ जाएगी कि कैसे बनता है प्रतिबिंब। अगर कोई प्रकाश किरण ध्रुव, वेरी इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रखना, ध्रुव को क्या बोला जाता है, एक बार अंग्रेजी में दे दिया पोल। दर्पण में होता है निम्न में से प्रकाशिक केंद्र, वक्रता केंद्र, दर्पण के मध्य में होता है हमेशा ध्रुव होता है, ध्यान देना। तो प्रकाश किरण ध्रुव पर आपतित हो तो परावर्तन के बाद उतने ही कोण से परावर्तित हो जाती है। यानी जैसे ये वाली कंडीशन यहाँ बनेगी, एक बार बता देता हूँ, ये हमारा ध्रुव है, ये हमारा फोकस केंद्र, वक्रता त्रिज्या और प्रकाश, यहाँ पे कोई वस्तु है। यहाँ से अगर ध्रुव पे आपतित हुई, यहाँ कोण आई बना मान लो, तो यहाँ बनेगा कोण आर, उतना ही एंगल बनेगा, कोण आई इज इक्वल टू कोण आर। परावर्तन का नियम का यहाँ पे क्या होगा, पालन होगा। तो मैंने बच्चों आपको ये 4 कंडीशन इसीलिए बताई कि अब मैं बताने जा रहा हूँ इस चैप्टर का बहुत ही महत्वपूर्ण, जो हमारे मुख्य देर का है दर्पण, उसकी स्थितियाँ कैसे बनेगी जब आपको ये 4 नियम आते हैं। 4 नियम क्या है, पहले एक बार फिर बता रहा हूँ कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण हमेशा कहाँ से जाएगी, याद कर लो, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो मुख्य फोकस से जाएगी, यानी एफ से जाएगी। और कोई प्रकाश की किरण यदि वक्रता केंद्र दर्पण में होता है, वक्रता केंद्र जो ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है, और वहां पे कोई आपतित हो गई किरण तो वापस उसी मार्ग से लौट जाएगी। अगर कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस, ये तो याद होना ही चाहिए, मुख्य फोकस बिंदु है, वहां पे कोई आपतित हो गई तो मुख्य अक्ष के समांतर वापस परावर्तित हो जाती है। और बात करूं यदि कोई प्रकाश की किरण ध्रुव पर आपतित हो, यानी पोल पे आपतित हो, तो जितने कोण से आपतित हुई है उतने ही कोण से वापस क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। यह थे 4 महत्वपूर्ण नियम। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रकाश से बनने वाली अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, इनसे बनने वाली स्थितियां। अब हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण की स्थितियां। तो 4 महत्वपूर्ण नियम थे, ये नियम सभी पालन करेंगे इन स्थितियों में। यानी अब वस्तु हम अनंत पे रखेंगे, फिर सी और जो भी कंडीशन होगी मैं बता रहा हूं आपको। पहले मैं बात करता हूं अवतल दर्पण की स्थितियां। अवतल और उत्तल दोनों पढ़ेंगे। अवतल दर्पण के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक सारणी भी बनेगी, लेकिन आपको थ्योरी से सारणी बनानी है, डायरेक्ट रट के नहीं जाना है। तो पहले अवतल दर्पण की बात कर लेते हैं। पूरा बताया था, पहली स्थिति हम यहां पे लेंगे जब वस्तु अनंत पर हो। सीधा एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आता है, उत्तल दर्पण के लिए जब वस्तु अनंत पे हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा।
तो हम सिद्ध करेंगे कि कहाँ बनेगा। बात करूँ मैं अवतल दर्पण की, तो ध्यान देना हो, ये हमारा एक अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण में जो उभरा हुआ भाग होता है उसको किया हुआ होता है पॉलिश। जो आंतरिक भाग होता है उससे होती है घटना परावर्तन की। तो यहाँ पे होता है ध्रुव, सबको पता है दर्पण के बीचों बीच क्या होता है, ध्रुव, और यहाँ पे होता है फोकस बिंदु F, और इतनी दूरी यहाँ होती है वक्रता केंद्र होता है यहाँ पे C, क्योंकि फोकस है जो वक्रता केंद्र का आधा है। किसका आधा है? वक्रता केंद्र का आधा। ये टोटल दूरी उसकी आधी कर दी जाए तो फोकस दूरी हमें प्राप्त हो सकती है। अब बात कर रहे हैं वस्तु को कहाँ रख रहे हैं, अनंत पे। वस्तु को कहाँ है, पहली कंडीशन अनंत पे, यानी हमें दिखाई नहीं दे रही है, कोई भी प्रकाश स्रोत है ऐसे मान सकते हो आप। तो जब मुख्य अक्ष के समांतर अनंत से आ रही है कोई प्रकाश की किरण, ध्यान दीजिएगा, अभी हमने पढ़ा पहला रूल, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद कहाँ से जाएगी, मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी। कहाँ से? मुख्य फोकस से। ये लो, और एक चीज हमेशा याद रखनी, जहां दो किरण काटती है वहां बनता है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब यानी उस वस्तु का जो भी प्रतिबिंब यानी उसकी छाया मान सकते हो। तो अब यहाँ पे एक मान लेता हूं, अनंत से मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण आ रही है, तो परावर्तन की घटना के बाद जाना कहाँ से चाहिए, मुख्य फोकस से जाना चाहिए। जब मुख्य फोकस से जा रहा है, जब दो किरणें मिल रही है तो प्रतिबिंब कहाँ बना, एफ पर। कहाँ बना, एफ पर। तो इसमें तीन चीजें पूछने लायक है। ये पूछेगा कि जब वस्तु अनंत पे हो तो पहली स्थिति आपको पूछेगा प्रतिबिंब, फिर आपको पूछेगा उसकी प्रकृति, और फिर उसको पूछेगा आकार, प्रतिबिंब यानी वो आपको कैसा दिखाई दे रहा है। तो हमेशा ध्यान देना, अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब वास्तविक, यानी यहां पे आएगा प्रतिबिंब वास्तविक। क्या बनेगा? अब वास्तविक कैसे ले लिया सर डायरेक्ट आपने, यानी हमें दिखाई दे रहा है, जो हमें दिखाई देता है किरणें जहां से जाएगी, हमारा रूल है, जहां मिलती है वहां बनेगा वास्तविक। और वास्तविक के साथ हमेशा याद रखना है उल्टा। वास्तविक के साथ क्या रखना है, उल्टा। तो वास्तविक तथा उल्टा, ये होगा ऑप्शन में आंसर। अगर पहली कंडीशन समझ में आ गई, इसी के आगे दूसरी है प्रकृति। ये कैसा है, प्रकृति में वस्तु थोड़ा आकार ले लेते पहले, बहुत छोटा यानी बिंदुवत। क्या हो जाएगा, बिंदुवत। क्या हो जाएगा, बिंदुवत। और प्रतिबिंब वास्तविक का उल्टा प्रकृति। एक मिनट यहां पे ये ध्यान देना, प्रतिबिंब कहां पे बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा कहां पे, वो बनेगा मुख्य फोकस पे। ये थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पे, मुख्य फोकस एप पर। कहां बनेगा, मुख्य फोकस एप पर। अब ये प्रतिबिंब कहां बना, मुख्य फोकस एप पर। उसकी प्रकृति यानी वो है कैसा, वास्तविक तथा उल्टा, वास्तविक तथा उल्टा। ये 3 पॉइंट याद रखने हैं। अगर वस्तु अनंत पे है, हमारा पहला नियम कहता है मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली, अनंत से आ रही है, यहां मान लो अनंत से आने वाली प्रकाश की किरण मुख्य फोकस बिंदु से होकर जाएगी, जहां दो किरणें मिलेगी वहां बनेगा प्रतिबिंब। तो यहां पे पहला पॉइंट याद रखना, प्रतिबिंब कैसा है, कहां बना, मुख्य फोकस पे बना। ये लो मुख्य फोकस एप पर। उसकी प्रकृति कैसी है, ये तो उल्टा बना है, और वास्तविक बना, वास्तविक के साथ उल्टा आएगा। और आकार में कैसा है, एक बिंदु के समान है। वस्तु चाहे कितनी बड़ी हो, आकार क्या, एक बिंदुवत बना। ये हो गई आपके पहली कंडीशन। याद रखना, आप इनका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन ये पूछने लायक है एग्जाम में। सीधा पूछेगा वस्तु अनंत पर है, उल्टा भी पूछा जा सकता है, अगर वस्तु का प्रतिबिंब मुख्य फोकस बिंदु पर बना है तो वस्तु कहां पे है, वस्तु कहां है, अनंत पे। अब मैं धीरे धीरे इधर आ रहा हूं, यहां पे अनंत था, अब की बार थोड़ा सा इधर आऊंगा, कोई दिक्कत। अब लेते हैं दूसरा, जब वस्तु अनंत पे थी तो प्रतिबिंब कहां बना, याद रखना है मुख्य फोकस बिंदु पर उल्टा,
और वास्तविक और एक बिंदु आकार का प्रतिबिंब बना। दूसरी कंडीशन ले रहा हूं जो याद रखनी है आपको। दूसरी कंडीशन क्या है? जब वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के मध्य जब वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के मध्य हो तब स्थिति कैसी बनेगी? पहले तो अनंत पे तब थोड़ा सा नजदीक आए, यानी वही कंडीशन है। यानी ये रहा हमारा अवतल दर्पण, यानी इसका इधर वाला भाग पॉलिश किया हुआ। बाकी आप चाहो तो सारणी सीधी रट सकते हो, लेकिन अगर एग्जाम में भूल भी जाओ ना, ये कंडीशन बना के आप लिख सकते हो। 1 मिनट लगेगा लेकिन आंसर सही होगा आपके। यहाँ ध्रुव है, यहाँ फोकस केंद्र, वक्रता त्रिज्या सी। अब की बार पहले तो अनंत पे थी लेकिन अब अनंत है और सी है, यानी इसके मध्य कहीं ना कहीं तो हमें दिखाई देगी, यानी ये लो। अब यहाँ मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण आ रही है तो आपको पता है पहला नियम, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण कहाँ से होके जाएगी? मुख्य फोकस बिंदु F से। ये लो, अगर मैं प्रकाश की किरण F पे आपतित, यहाँ इसका अर्थ यह है प्रकाशिक स्रोत है, चारों तरफ किरणें जा रही हैं लेकिन कोई टकरा के यहाँ से जाएगी। अब मैं बात करूं अगर F पे आपतित कर दी जाए तो कोई प्रकाश की किरण कहाँ आपतित कर दी जाए? F पर। कहाँ आपतित कर दी जाए? F पर। यदि कोई प्रकाश की किरण F पे आ रही है तो दूसरा नियम, मुख्य अक्ष के समांतर ना आते हुए मुख्य फोकस बिंदु पे आए तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। तो ये लो मुख्य अक्ष के समांतर। अब हमारा नियम कहता है जहां दो किरण आपस में कटेगी वहां बनेगा प्रतिबिंब। तो ये लीजिएगा, यहां पे कट गई, यहां पे क्या बन गया? प्रतिबिंब। ये है हमारा बिंब यानी वस्तु, और ये है हमारा प्रतिबिंब यानी उसकी छाया। तो अब आप बता सकते हो खुद, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली F से जा रही है और F पे आने वाली मुख्य अक्ष के समांतर, लेकिन वस्तु कहाँ है? जब वस्तु अनंत, ये रहा हमारा अनंत, और वक्रता केंद्र, ये रहा वक्रता केंद्र, उन दोनों के बीच में है तो प्रतिबिंब कहाँ बना, कैसा बना, आप आसानी से बता सकते हो। तो पहला मैं लिख रहा हूं प्रतिबिंब। ये 3 ही पॉइंट है, इस 3 का उल्टा पूछा जा सकता है एग्जाम में। अब कितना आप रटोगे, इससे अच्छा थ्योरी पढ़ लो। प्रतिबिंब F और C के मध्य दिख रहा है, F यहाँ पे, C यहाँ पे, बीचों बीच ही बना है। तो प्रतिबिंब बनेगा F जिसे फोकस केंद्र तथा C के मध्य, F तथा C के मध्य, ये हो गया पहला बिंदु। अब बात करें उसकी प्रकृति, किसकी बात करें? उसकी प्रकृति, नेचर कैसा होगा उसका? तो वही बात है, इसमें बनेगा वास्तविक, और आप सब जानते हो वास्तविक के साथ तथा उल्टा बनेगा। क्या बनेगा? तथा उल्टा। वास्तविक तथा उल्टा, यानी वास्तविक और उल्टा। अब बात करूं मैं उसके आकार की, किसकी बात करूं? उसके साइज की बात करूं तो आप देख सकते हो ये इतना है और ये इतना, यानी वस्तु से तो छोटा बना है। आप देख सकते हो ये पूरा पेन है, यहाँ पे इस पेन से भी छोटा, यानी आकार में आप कह सकते हो वस्तु से छोटा। वस्तु से छोटा आपको रटना नहीं है, विथ प्रूफ याद करना है। जब वस्तु अनंत पे है और वक्रता केंद्र के बीच है तो थोड़ा कुछ ना कुछ समझने की कोशिश कीजिएगा। वस्तु इधर थी, जैसे जैसे इधर आ रहे प्रतिबिंब उधर खिसक रहा है। एक लास्ट में एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। ये तो हो गया थ्योरी बेस। अब बात करते हैं तीसरे की। किसकी बात करते हैं? तीसरे की। पहले यहाँ पे, फिर यहाँ पे, अब आ जाएगा यहाँ पे। तो तीसरी कंडीशन क्या है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। ये तो इजी है, सी पे है तो सी पे बन जाएगा। कैसे बनेगा देखना। जब वस्तु कहाँ हो? तीसरी कंडीशन, 5 कंडीशन बनेगी देखना। जब वस्तु वक्रता केंद्र जिसे आप बोलते हो सी पर हो। ये लो,
अभी बनाते हैं। अगर एक बार कंडीशन बनाना सीख गए तो इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आप गलत नहीं करोगे। बात करते हैं किसके लिए, अवतल दर्पण के लिए। ये रहा हमारा अवतल दर्पण, ये रही इसकी मुख्य अक्ष, और ये रहा इसका ध्रुव, और यहाँ से किया हुआ है पॉलिश। बात कर रहा हूँ इसका फोकस केंद्र, यहाँ पे इतनी सी दूरी पे लेना है वक्रता केंद्र सी, जिससे क्या प्रतिबिंब आपके एग्जैक्ट बनेगा जैसा आप बनाना चाह रहे हो। और यहाँ पे ले लिया मैंने, यह ले लिया इसका बिंब। यहाँ पे कोई वस्तु है तो प्रकाशिक स्रोत वाली वस्तु है, यहाँ से प्रकाश की किरण आई तो परावर्तन की घटना होगी, तो कहाँ से जाएगी बच्चों, कहाँ से जाएगी, मुख्य फोकस से जाएगी। और मुख्य फोकस से जाने वाली प्रकाश की किरण, मुख्य फोकस से जाने वाली प्रकाश की किरण, थोड़ा सा ध्यान देना, मुख्य फोकस से जाने वाली प्रकाश की किरण अनंत से आने वाली, मुख्य फोकस से होके जाती है। अब बात करूं, अगर कोई मुख्य फोकस पे आपतित हो जाए, आप सब जानते हो मुख्य फोकस पर आपतित होने वाली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, तो कहाँ जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर वापस क्या परावर्तन के बाद क्या हो जाती है, चली जाती है। और यहाँ जहाँ काटती है वहाँ क्या बनेगा, प्रतिबिंब। तो तीसरी कंडीशन, जब वस्तु वक्रता केंद्र, ये रहा वक्रता केंद्र पे है, मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो F से जाएगी, और F पे आएगी तो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। अब इसकी प्रतिबिंब जो बन रहा है वही लिखना है, प्रतिबिंब यानी कहाँ बना, वक्रता केंद्र C पर। कहाँ बना, वक्रता केंद्र कहाँ है, ये रहा वक्रता केंद्र, इसी के ऊपर बना। अब बात करें इसकी प्रकृति की, तो इसकी प्रकृति क्या होगी, वही होगी वास्तविक तथा उल्टा, ये तो याद ही रखना है। अब बात करें तीसरे गुण की, प्रकृति के बाद इसका आता है आकार यानी साइज। क्या आता है, आकार। कैसा है, वस्तु के इक्वल यानी वस्तु के बराबर, वस्तु के क्या होता है, बराबर। तो ये हमने चित्र के माध्यम से स्पष्ट कर दिया। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली F से जाती है और F पे आने वाली मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, और प्रतिबिंब जहाँ दोनों किरणें क्रॉस करती है वहाँ बनता है। तो सी पे वस्तु थी, प्रतिबिंब भी कहाँ बन गया, सी पे, लेकिन इसी का उल्टा। ये पेन ऐसे था तो इसकी छाया ऐसे बन गई। बस तीसरी कंडीशन हो गई पूरी। अब बात करते हैं चौथी कंडीशन की। यहाँ थे, फिर यहाँ आए, फिर यहाँ, फिर आएंगे यहाँ सी और F के बीच। अब तीसरा, चौथा है सी तथा F के मध्य। कहाँ है, सी तथा F के मध्य। वस्तु अब की बार कहाँ है, सी तथा F के मध्य। तो चौथी कंडीशन है, जब वस्तु सी तथा F के मध्य हो। कहाँ हो, सी तथा F के मध्य। तो यह रहा हमारा अवतल दर्पण, यह रहा उसका मुख्य अक्ष, यह रहा उसका ध्रुव, ये हो गया F, ये हो गया C, और ये हमारा दर्पण पॉलिश किया हुआ है और अंदर धसे हुए सतह से परावर्तन होता है, इसीलिए ये अवतल दर्पण है। अब बात करते हैं कि वस्तु जब इन दोनों के मिडल में हो, ये लो, यहाँ पे आप मिडल नहीं ले सकते, थोड़ा लगना भी चाहिए रियल में आप कुछ कर रहे हो, यानी यहाँ पे ये इसका हो गया मिडल। और आप सब जानते हो वस्तु यहाँ पे है, प्रकाश की किरण आएगी और परावर्तन की घटना होगी, क्योंकि दर्पण है आगे, और दर्पण परावर्तन के बाद कहाँ से जाएगी, प्रकाश की किरण कहाँ से जाएगी, मुख्य फोकस बिंदु से जाएगी। कहाँ से जाएगी, मुख्य फोकस बिंदु से। और अगर मैं आपतित करूं F पर, यहाँ किरण अगर F पर आपतित होती है तो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। कहाँ जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। तो समांतर जाएगी तो प्रतिबिंब जहाँ ये दोनों किरणें कट क्रॉस कर रही है वहाँ बना, तो प्रतिबिंब C के जस्ट पीछे। बात करते हैं प्रतिबिंब की, प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब कहाँ बना,
सी के पीछे, सी के पीछे यानी वक्रता केंद्र के पीछे। और प्रकृति की बात करूं मैं उसकी, तो वास्तविक तथा उल्टा, वास्तविक तथा उल्टा, वास्तविक तथा उल्टा। और इसके आकार की बात करूं तो आप खुद देख सकते हो, वस्तु से बड़ा बन रहा है, वस्तु से बड़ा। क्या बन रहा है? वस्तु से क्या बन रहा है? बड़ा। यानी जब वस्तु C और F के बीच है, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, F से जाएगी और F पे आने वाली मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, जहां दोनों क्रॉस होगी वहां बनेगा प्रतिबिंब। और प्रतिबिंब कहां बना? C के पीछे। तो यही पूछा जाता है, जब वस्तु C और F के बीच हो तो प्रतिबिंब बना C के परे यानी पीछे। अब उल्टा पूछा जा सकता है कि अवतल दर्पण के लिए प्रतिबिंब है C के परे, तो वस्तु कहां होगी? अब दे सकता है F और P के बीच, F और C के बीच। तो आपको अगर कंडीशन विथ थ्योरी बेस याद है तो आप आसानी से कर पाओगे। अब अगली कंडीशन क्या होगी? यहां तक आगे तो आप अगली पढ़ेंगे मुख्य फोकस बिंदु F पर। ये इंपॉर्टेंट है और पहला इंपॉर्टेंट था, इसका उल्टा बनेगा। जब वस्तु कहां पे है? F पर। तो ये रही वस्तु F पर। तो हम सब जानते हैं मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली, पहला नियम आपको बताया था, परावर्तन के बाद कहाँ से जाएगी? मुख्य फोकस से। अगर कोई ध्रुव पे आएगी, जितने कोण पे आएगी उतने ही कोण से वापस परावर्तन हो जाएगा। जब जहाँ पे ये दोनों ऐसा मान सकते हो कि अनंत पे जाके मिलेगी, तो प्रतिबिंब कैसे कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर। कहाँ बनेगा? अनंत पर। प्रकृति क्या होगी? वास्तविक व उल्टा। और आकार क्या होगा? बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। वास्तविक तथा उल्टा, प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर और आकार होगा बहुत बड़ा। मैं बात करूं कि जब प्रकाश की किरण, जब वस्तु F और P के बीच हो, कहाँ हो? F और P के मध्य हो, तो आने वाली प्रकाश की किरण कहाँ से जाएगी? परावर्तन के बाद मुख्य फोकस F से। और जो P पे आने वाली है, जितने कोण से आएगी उतने ही कोण से क्या हो जाएगी? परावर्तित। कोण I बराबर कोण R। यह मिलेगी नहीं, लेकिन यहाँ पीछे अगर इनको बढ़ाया जाए, ये वेरी इंपॉर्टेंट है कंडीशन। तो अगर पीछे ऐसे मिलाया जाए तो ऐसा लगता है, मिलती हुई प्रतीत होती है। तो प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे और वास्तविक व सीधा। अब इसमें क्या बनेगा? थोड़ा सीधा बनेगा, ध्यान देना। क्या बनेगा? सीधा। और आकार होगा वस्तु से बहुत बड़ा। तो इस प्रकार आज की क्लास में हमने दर्पणों के उपयोग और अवतल दर्पण से संबंधित 6 महत्वपूर्ण कंडीशन पढ़ी है। और आगे आने वाली क्लास में उत्तल दर्पण की कंडीशन, फिर हमारा रहेगा लेंस, और फिर रहेगा नेत्र से संबंधित दोष। फिर हमारा ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। इसी तरह आप हमारे साथ जुड़े रहिए। एनवीरा एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।